गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नॉलेज नेशन। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी चल रहा है, जो कि मोस्टली कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा चुका हूँ। हमने अपनी शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से की थी, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, उसके बाद हमने करंट की डेफिनेशन की, फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ सिंबल्स देखे, उसके बाद हम ओम्स लॉ पे आए, फिर ओम्स लॉ कैसे वेरी करता, किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, फिर हम रेजिस्टिविटी पढ़ी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में हमने डिफरेंस पता किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ज्योमेट्रिकली क्राइटेरिया पर कौन कौन से ज्योमेट्रिकली क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है और कौन कौन से नॉन ज्योमेट्रिकली क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिफरेंस देखने के बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है, उसमें हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा दो टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज वे में कंबाइन किए जाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, और जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन किए जाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या आएगा। हमने ये चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो अब मैंने कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको क्या लेके आऊंगा कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। पावर हालांकि और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कह दूं कि हमारे जितने भी नए यूजर्स हैं जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइमली मिल जाए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों इनको, ताकि सभी लोगों तक, सभी बच्चों तक लॉकडाउन में ये वीडियो पहुंच जाए। आई होप लॉकडाउन में आपको अपनी स्टडी में हेल्प हो रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पावर के बारे में लिखता हूं, दैट व्हाट इज पावर। हालांकि यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इट इज एन amount of work is done in a given interval of time, या work is done per unit time। मतलब कोई भी जब काम होता है, वर्क होता है इन अ गिवन टाइम, दिस इज नॉन एज पावर। ठीक है ना? अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे दो इंसानों का मैं एग्जांपल, यहाँ पे दो बॉयज़ हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो बॉयज़ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे दो बॉयज़ हैं, ये भी काम करता है, ये भी वर्क करता है। सपोज करो हम ये स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये दो बॉयज़ स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? दोनों बॉयज़ स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, या कोई भी वर्क लगा लीजिए, घर का वर्क लगा लीजिए, दौड़ने का काम लगा लीजिए, कुछ भी। जैसे कि ये वर्क कर रहे हैं, ये उस वर्क को 1 घंटे में कर रहा है और ये सेम वर्क को 2 घंटे में कर रहा है, तो ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। इट मीन्स इसकी पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी किसकी? इसकी पावर से। मतलब क्या है? इसकी पावर ज़्यादा होगी इसकी पावर से। जो ये वाला बॉयज़ होगा इसकी पावर ज़्यादा होगी, दो, मतलब जो कम टाइम लेगा उसकी मोस्टली पावर ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो पावर क्या होती है? ताकत होती है। जो जितनी जल्दी काम करता, मतलब जितना कम टाइम लेता है, वही पावर होती है। यही सेम थिंग्स इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है कि हायर पावर की मिक्सर ग्राइंडर होता है, वो बेसिकली हार्ड से हार्ड चीज़ों को जल्दी ग्राइंड कर देता है। तो वर्क जो जितना कम टाइम में करेगा ना बच्चों, वही पावर कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? इट इज अ वर्क इज डन इन पर यूनिट ऑफ टाइम, कि दिए गए टाइम में, 1 यूनिट टाइम में जितना अमाउंट वर्क डन का होगा वही इसका क्या कहलाएगा? पावर। दैट पावर इज इक्वल टू W/T। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब इनमें आपको कुछ नहीं करना, आपको रीअरेंजमेंट आना चाहिए। रीअरेंजमेंट कैसा? आपको पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले करवाए गए ना, आपको वो फॉर्मूले आने चाहिए और आपको इसको चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि अभी तक हम कौन से कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक रिमाइंडर में यहाँ पे लिख देता हूँ कितने कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट का नहीं कहूँगा, सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा था। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
दैट दिए गए चार्ज में जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो सेकंड बात V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू आ जाती है। सेकंड फॉर्मूला हमने क्या बताया, दैट करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R इंटू आई। फोर्थ हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने फोर्थ रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की फॉर्म में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1 प्लस R2 प्लस R3 के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी बातें यहाँ पे किस तरीके से काम आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या मेरे को अब कुछ नहीं करना, वहाँ से चीज़ें उठानी। देखिए ये सेम दिखती हैं तो इन्हीं की वैल्यू उठानी है। तो सबसे पहले मेरे को क्या W दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को W दिख रहा है। इट मीन्स मैं इस वर्क डन की वैल्यू W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिख सकता हूँ। हाँ जी, इस W की वैल्यू मैं क्यू इंटू वी को लिख सकता हूँ। देन पावर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय टी। क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय टी। पावर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय टी। देखिए ये चीज है, देखिए ये चीज क्या वहां पे दिख रही है? जी हाँ, ये चीज वहां पे दिख रही है और ये चीज क्या है? करंट। क्या इज इक्वल टू आई। क्या इज इक्वल टू आई मीन सर आई डॉट वी। तो पावर क्या हो जाती है? प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली क्या हो जाती है, ये एक तरह का प्रोडक्ट भी हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो पावर का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और टाइम दिया हो। दूसरा पावर का फॉर्मूला ये हो जाता है अगर आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो। हम इसका और फॉर्मूला भी देखिए, ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ देख रहे हैं, ये यहाँ पे मेरे को V की वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे मेरे को I की वैल्यू भी दिख रही है। मतलब इस वाले फॉर्मूले में मैं इस V की वैल्यू भी रख सकता हूँ और I की वैल्यू भी रख सकता हूँ। अगर मैं वहाँ से V की वैल्यू RI इसके अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा P का। वो क्या हो जाएगा? देखिए R इंटू आई। वो फॉर्मूला बेसिकली इसके हिसाब से, अगर मैं इसको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R के हिसाब से भी लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला मेरे पास पावर का यह भी आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला मेरे पास एक और आ सकता है, कब? जब मैं इस I की वैल्यू भी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूँ। इस वाले फॉर्मूले से मैं एक I की वैल्यू भी कैसे निकाल लूँगा? देखिए V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आई। अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें रख देता हूँ, P इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इंटू V, I की वैल्यू लिख दी इंटू में V, तो यहाँ से P पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये पावर की फोर्थ डेफिनेशन आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी पावर की मोस्टली 4 डेफिनेशन ना कहूँ तो 4 आपके फॉर्मूलेज आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगाना है, वो आपके न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपके न्यूमेरिकल में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपके न्यूमेरिकल में करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपके न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दे रखा हो तो मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस वे में दिए गए हैं कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर बच्चों आपको सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। जैसे कि जो प्रोडक्ट में है वो डिविजिबिलिटी में आ जाता है, जो डिविजिबिलिटी में वो मल्टीप्लिकेशंस में आ जाता है। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सेम वे में करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं एक और बात, इसकी पावर की कुछ और बातें और हम देखते हैं इसमें। चलिए ये तो मैं लिखा रहने देता हूँ, ये नहीं मिटाना था, ठीक है, ये मैं लिखा रहने था। V इज इक्वल टू R I, एक ये वाला, एंड RS हालांकि इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही मोस्टली ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे तो मैंने हमारा पावर का वर्क डन, पावर का फॉर्मूला देख लिया है। देखिए अब हमें पता है दैट पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, T मल्टीप्लाई बाई P इंटू में W, दिस इज वर्क डन, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन। अगर मैं बात कहूँ तो ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, W E के बराबर ही होता है, वर्क डन एनर्जी के बराबर ही होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T के बराबर आ जाती है।
तो बच्चों ये जो होती है ये कमर्शियल एनर्जी होती है। कमर्शियल एनर्जी कहने का मतलब है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो मोस्टली इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशंस की वजह से ही आता है। कैसे इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन की वजह से आता है, चलिए एक देखते हैं। तो एक कहता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक के घर पर हीटर रखा हुआ है और हीटर बेसिकली 10 किलो वाट का है, ठीक है ना, 10 किलो वाट का है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रेट जो चला हुआ है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट चला हुआ है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 रुपये है। तो ये हीटर है, ये 10 किलो वाट है। अगर किसी घर में हीटर टाइम कितने टाइम तक चलता है, सपोज करो 3 आवर्स के लिए चलता है, अंडरस्टैंड, 3 आवर्स के लिए वो हीटर चलता है, तो इसका बिल कितना आएगा, इसका बिल कितना आएगा। तो पहले तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालूंगा, इसकी कितनी आएगी। देखो हीटर है, किलोवाट है, किलोवाट है तो ये पावर है, पावर इसमें दी हुई है, ये बेसिकली क्या है, ये पावर है और ये टाइम है। एक हीटर है, एक हीटर की पावर कितनी है, कितनी पावर का, वो 10 किलोवाट की पावर का है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, 10 किलोवाट की पावर का है और इसका फॉर्मूला P इंटू टी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। देन E इज इक्वल टू P इंटू टी, P कितना है 10 इंटू में T कितना है 3, E इज इक्वल टू 30 किलोवाट। ये तो इसकी एनर्जी आई है, ठीक है ना, किलोवाट आर, क्या आई एनर्जी, इसकी एनर्जी, कमर्शियल यूनिट की एनर्जी आई है। और इसने क्या कहा था कि 7 यूनिट है, 7 रुपये यूनिट है, पर यूनिट का मतलब है कि 7 रुपये लगेंगे हर 1 किलोवाट पर आवर पर। गवर्नमेंट कहते हैं कि हर 1 किलोवाट पर आवर पर आपके बेसिकली कितने 7 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे कितना लगा उसका 30 किलोवाट पर आवर लगा, तो उसके हिसाब से उसने क्या 3 घंटे चलाया ना, 3 घंटे चलाया तो 30 रुपये, तो 30 इंटू में 7 3 जा 27, तो उसको बेसिकली 270 रुपये देने पड़ेंगे। उसका बेसिकली कितने रुपए बिल आएगा, 270 रुपये बिल आएगा। वो कहाँ से, इससे निकाला ना, तो उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी यूज की, उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी यूज की है। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर्मूले कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इसी तरीके से होते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हैं जो कि आपको करने हैं। चलिए अब एक नया कंसेप्ट लेके, नया कंसेप्ट और नई बातें देखते हैं क्या है इसमें। तो पावर तो हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली क्या रहती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पता कैसे चलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं होती है, इट इज एन प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दैट अप्लायंसेज एंड द टाइम इन विच दैट अप्लायंसेज विल रन। मीन्स जो जिस टाइम इंटरवल में वो अप्लायंसेज रन करता है, जितने समय तक वो चलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस भी पावर का है वो। जैसे कि बल्ब, जैसे कि 100 वोल्ट का होता है, वो कितने टाइम तक 2 घंटे चलता है, तो 100 इंटू 2 कर देंगे हम, तो इसी हिसाब से हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वॉट एंड किलोवाट में अंतर होता है, आप वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलिए अब करते हैं हीटिंग, लास्ट टॉपिक आपका रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कि जब भी किसी मटेरियल में से करंट पास आउट किया जाता है, मैंने क्या कहा, जब भी किसी मटेरियल में से करंट को पास आउट किया जाता है तो वो गर्म हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज नोन एज एन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन एन करंट इज passed through an material, through an conductor, pass through an conductor, pass through a conductor or any material who is conductor, pass through a conductor for some time interval, it will become hot and it will become hot and produced an heat. This is known as a heating effect of electric current. ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है बच्चों,
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू I²RT होता है। चलिए अब इसको भी निकालना देखते हैं। कहाँ से निकाल लूँगा मैं सबसे पहले ये वाली चीज़ उठाऊँगा। वी नो दैट फ्रॉम एन पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कहूँगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से P V इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है बच्चों, देन W इज इक्वल टू क्या इंटू V इज इक्वल टू W होता है। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, दैट V क्रॉस क्या इंटू इज इक्वल टू W वर्क डन के बराबर होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो हमें पता है कि ये हमारा आ चुका है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से वे में करूँ, द W इज इक्वल टू V क्रॉस क्या। अब फ्रॉम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये इसके बराबर होता है। अंडरस्टैंड? तो मैं V की वैल्यू को I कर देता हूँ, दैट V इज इक्वल टू R क्रॉस I क्रॉस क्यू। और करंट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल लूँ, देन T क्रॉस I इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, मतलब कि इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने पीछे भी कहा इसी वीडियो में कि भाई आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करनी है। तो इसमें आप रीअरेंजमेंट करिए, क्यू की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे I इंटू टी। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, R क्रॉस I² इंटू टी। दिस इज इक्वल टू W। W इज इक्वल टू I² RT। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? W इज इक्वल टू I² RT। एंड इस W को मैंने कन्वर्ट कर दिया H के, क्या कर दिया H इज इक्वल टू I² RT। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दैट W लिखूं या E लिखूं या H लिखूं, बात तो सारी की सारी सेम है। अंडरस्टैंड बच्चों कि वर्क डन, एनर्जी, हीटिंग वर्क डन, ये सभी की सभी सेम बातें होती है। तो यहाँ से आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आपका फॉर्मूला आया। और ये क्या है, ये वो है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस, ये क्या 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 फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस आपका, सपोज करो हीटर है, ठीक है ना, हीटर है, उसके अंदर जो वायर लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस बेसिकली R है, उसका रेजिस्टेंस R है, और उसमें से मैं करंट बेसिकली I पास आउट करता हूं, और कितने टाइम तक, 2 घंटे तक का टाइम पास करंट पास आउट करता हूं, तो मेरे पास कितनी हीट आएगी, वो H हीट आएगी। देखिए एनर्जी जूल में मापी जाती है, वर्क डन जूल में मापी जाती है, हीट भी जूल में ही मापी जाती है कि कितनी जूल आपकी हीट है। तो सभी के सभी फॉर्मूले सेम हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जैसे कह देंगे कि एक हीटर है, उसका 2 ओम तो रेजिस्टेंस है, करंट उसके अंदर से 2 एम्पियर गया हुआ है और वो 2 घंटे के लिए चला हुआ है, तो उसमें से हीट कितने जूल पैदा होगी। देखिए 4 मतलब कि I² RT, I कितना 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई R कितना 2, T कितना 2, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो उसमें से 16 जूल हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। अब आपके पास जितनी भी असाइनमेंट्स आएंगे, आप असाइनमेंट्स अच्छे से कर लेंगे और मोस्टली चीज़ें आप पता लगा लेंगे कि उसमें से कैसे और किस तरीके से चीज़ें होती है। मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, दी एंड करवा चुका हूँ, जिसमें मैं जो कि मोस्ट असेंशियल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप सभी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई अदर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।